हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले सबसे पहला टॉपिक है बेसिक स्ट्रेंथ। इनमें से एक क्वेश्चन जेडबलई और नीट में आता ही है, मतलब 4 मार्क्स हमारे पॉकेट में। तो स्टार्ट करते हैं बेस एंड बेसिक स्ट्रेंथ। तो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने बेस की डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दी थी। तो सबसे पहले आर्नियस नामक साइंटिस्ट ने डेफिनेशन दी थी कि जिस सब्सटेंस को, जो स्पीसीज को वाटर में डिसॉल्व करने से OH माइनस आयन रिलीज करता है उसको बेस बोलते हैं। यदि NaOH है, जैसे हम उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उनमें से बन जाएगा Na प्लस OH माइनस। तो NaOH OH माइनस रिलीज करेगा तो NaOH को बोलेंगे बेस। सेम वे KOH को वाटर में डिसॉल्व करने से OH माइनस रिलीज होता है, therefore KOH बेस है। CaOH ट्वाइस को वाटर में रिलीज करने से OH माइनस रिलीज करता है, तो COH ट्वाइस भी कौन सा है? बेस। बाद में लॉरी और ब्रॉन्स्टेड नामक साइंटिस्ट ने एक दूसरी डेफिनेशन दी। उसके अकॉर्डिंग जो भी स्पीसीज H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, जिसकी टेंडेंसी H प्लस एक्सेप्ट करने की है, वो बेस है। तो देखो H2O है, वो H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है। यदि H2O H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा? H3O प्लस। तो देयरफॉर H2O जो है वो बेस है। अमाइन है, वो H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, R प्लस H प्लस एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा? वो RNH3 प्लस। तो अमाइन जो है वो बेस है। अल्कोहल है, वो H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि उसके पास लॉन पेयर है ना। देखो, तो डोनेट करने के लिए तो H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बनाएगा? ROH प्लस। तो जो अल्कोहल है वो भी क्या है? बेस है, अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड प्रिंसिपल। तो आर्नियस ऐसा बोलता है जिस स्पीसीज को वाटर में डिसॉल्व करने से OH माइनस रिलीज होता है वो बेस। लॉरी ब्रॉन्स्टेड बोलता है जिसकी टेंडेंसी H प्लस एक्सेप्ट करने की होती है वो होता है बेस। चलो, NH3 बेस है क्योंकि उसके पास लॉन पेयर है, तो वो H प्लस एक्सेप्ट कर पाएगा। H2O एसिड भी तरह बिहेव कर सकता है, बेस की तरह भी बिहेव करेगा। यदि H2O बेस है, सॉरी NH3 बेस है और H2O एसिड है, H2O एसिड है तो H प्लस रिलीज करेगा। NH3 बेस है तो H प्लस एक्सेप्ट करेगा। यदि NH3 H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है तो NH3 से बन रहा है NH4 प्लस। H2O जो है वो H प्लस रिलीज कर रहा है तो बन जाता है OH माइनस। अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड प्रिंसिपल, NH3 ने H प्लस को रिलीज कर, NH3 ने H प्लस को गेन किया तो NH3 बेस है। तो NH3 H प्लस को गेन करके जो बनाता है NH4 प्लस, उसको बोल रहे हैं हम कॉन्जुगेट एसिड। एसिड है वो H प्लस रिलीज करके बनाता है कॉन्जुगेट बेस। तो याद रखना, अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड प्रिंसिपल जो एसिड होता है वो कॉन्जुगेट बेस बनाता है, बेस है वो कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। मतलब पेयर होता है, एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है, बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। लेकिन याद रखना, एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो, या बेस का कॉन्जुगेट एसिड होगा वो, यदि एसिड या बेस स्ट्रांग होगा तो उसका जो पेयर वाला होगा वो वीक। यदि एसिड या बेस वीक होगा तो उसका जो पेयर होगा वो स्ट्रांग। मतलब स्ट्रांग का वीक पेयर होगा, वीक का स्ट्रांग पेयर। मतलब यदि समझ लो कि एसिड लिया है वो स्ट्रांग होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस होगा, कैसा होगा? वीक। यदि बेस स्ट्रांग होगा तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है वो कैसा होगा? वीक। मान लो कि एसिड वीक है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा क्या होगा? स्ट्रांग। मान लो कि बेस वीक है तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो कैसा होगा? स्ट्रांग। तो पहले थियरी हमने पढ़ा आर्नियस एसिड बेस प्रिंसिपल, सेकंड थियरी हमने पढ़ा लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस प्रिंसिपल। अब देख रहे हैं लुईस बेस। अकॉर्डिंग टू लुईस बेस किसको बोलते हैं?
जिसकी टेंडेंसी लॉन पेयर को डोनेट करने की हो। जो लॉन पेयर डोनेट कर पाएगा वो लुईस बेस। डोनेट करने के लिए उसके पास लॉन पेयर होना चाहिए। मतलब जो स्पीसीज के पास लॉन पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर लॉन पेयर डोनेट कर सकता है, दैट इज द लुईस बेस। तो देखो H2O के पास लॉन पेयर है, में ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है, H2O लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकता है। अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है, तो वो अल्कोहल लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकता है। NH3 में नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, तो वो लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकता है। तो हमारे सिलेबस में एसिड बेस की 3 डेफिनेशन हुई। अर्नियस एसिड बेस प्रिंसिपल, लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस प्रिंसिपल एंड लुईस एसिड बेस प्रिंसिपल। यदि तीनों को यदि हम मिक्सर कर ले, यदि तीनों को हम फॉलो कर ले, तो बेस की डेफिनेशन क्या है? कोई भी न्यूट्रल और नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। तो पहली कंडीशन याद रखना, यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो बेस की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। बेस की तरह कौन बिहेव करेगा? एक तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा या नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। इतनी कंडीशन नहीं है, न्यूट्रल और नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट उसकी कंप्लीट होनी चाहिए, ऑक्टेट उसकी कंप्लीट होनी चाहिए, और एटलीस्ट 1 लॉन पेयर होनी चाहिए, और नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। कब? प्रेजेंट एट द सेंट्रल एटम फॉर डोनेशन नोन एज बेस। तो बेस की तरह कौन बिहेव कर सकता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या बेस की तरह बिहेव कर सकता है? नहीं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बेस की तरह बिहेव नहीं कर सकता है। बेस की तरह कौन बिहेव कर सकता है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और उसके पास कंडीशन याद रखना, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और लॉन पेयर। चलो उसके बेस पे हम सब क्वेश्चन करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, विच कैन नॉट बिहेव एज ए बेस। ये जो 4 ऑप्शन दिया है उनमें से कौन बेस की तरह बिहेव नहीं कर सकता? देखो NH3 है, तो सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने पढ़ाई है। नाइट्रोजन 15 ग्रुप का एलिमेंट है, तो उसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। भाई नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, तो वो बेस की तरह बिहेव कर सकता है। NH4 प्लस सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन उसके पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे जाएंगे। नाइट्रोजन 15 ग्रुप का एलिमेंट है, तो उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन प्लस तो 4 हो जाएगा, यहां पे कंज्यूम हो जाएगा, तो इसके पास लॉन पेयर नहीं है, तो NH4 प्लस वो बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा। Cl माइनस के पास लॉन पेयर है, तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा। OH माइनस में ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है, तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा। तो हमारा क्वेश्चन है कौन बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा, तो इसका आंसर है NH4 प्लस। जो NH4 प्लस है वो बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कॉन्जुगेट बेस ऑफ HSO3 माइनस। भाई HSO3 माइनस का कॉन्जुगेट बेस किसका है? भाई कॉन्जुगेट बेस किसका होता है? एसिड का। तो जो HSO3 माइनस 1 है, यदि एसिड होता है तो एसिड का जो पेयर होगा वो कौन होगा? कॉन्जुगेट बेस। तो हमारे पास क्वेश्चन है HSO3 माइनस 1 का कॉन्जुगेट बेस कौन है? मतलब HSO3 माइनस क्या है? एसिड। एसिड क्या करता है? H प्लस रिलीज करता है। यदि HSO3 माइनस ने H प्लस रिलीज कर दिया तो बचेगा कौन? SO3 माइनस 2। तो हमारा आंसर होगा कॉन्जुगेट बेस ऑफ HSO3 माइनस। तो HSO3 माइनस का कॉन्जुगेट बेस कौन है भाई? SO3 माइनस 2। आगे देखते हैं, विच कैन बिहेव एज ए बेस। भाई ये जो 4 ऑप्शन दिया है उनमें से कौन बेस की तरह बिहेव कर सकता है? तो AlCl3 है, AlCl सेंट्रल एटम है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। Al 13 ग्रुप का एलिमेंट है,
तो उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। तो भाई Al तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है यहां पे। यदि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, लुईस बेस की तरह बिहेव नहीं कर सकता। H3O प्लस कौन सा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज, तो वो भी लुईस बेस की तरह बिहेव नहीं कर सकता। NH4 प्लस भी लुईस बेस की तरह बिहेव नहीं कर सकता। H2O पॉजिटिव चार्ज है। H2O में ऑक्सीजन H ऑक्सीजन 16 ग्रुप का एलिमेंट है, तो उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा लॉन पेयर है, डोनेट कर सकता है, इसीलिए H2O बेस की तरह बिहेव कर सकता है। तो पहले आपको बच्चों ये समझ में आ जाना चाहिए कि कौन एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, कौन बेस की तरह बिहेव कर सकता है। तुमने बेस देख लिया, बेस कौन की तरह बिहेव कर सकता है? एक नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल या न्यूट्रल एटम, जिसमें सेंट्रल एटम के पास सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और एक्स्ट्रा लॉन पेयर होनी चाहिए जिससे वो डोनेट कर सके। इतनी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ Na3 प्लस? भाई पूछा गया है Na3 का कॉन्जुगेट एसिड कौन है? कॉन्जुगेट एसिड किसका होता है? बेस का। तो जो NH3 है वो बेस की तरह बिहेव करेगा। यदि NH3 बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो वो क्या करेगा? बेस H प्लस को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। तो NH3 H प्लस एक्सेप्ट कर देगा तो क्या बन जाएगा? NH4 प्लस। तो NH3 का कॉन्जुगेट एसिड कौन है? तो हमारा आंसर क्या आएगा? NH4 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HCO3 माइनस 1? तो भाई HCO3 माइनस 1 का कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा? तो कॉन्जुगेट एसिड किसका होता है? कुछ दिक्कत आ चुकी है भाई, एक मिनट। गलती से टच हो गया होगा बोर्ड भाई। ओके, चलो क्लियर हो चुका है। चलो देखते हैं। व्हाट इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HCO3 माइनस? मेरा पहला लेक्चर है भाई ऑनलाइन का, तो अभी यूज टू नहीं हुआ इसके बारे में, तो देखते हैं। व्हाट इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HCO3 माइनस 1? तो कॉन्जुगेट एसिड किसका होता है? बेस का। तो HCO3 माइनस 1 है, बेस है। HCO3 माइनस 1 क्या है? बेस है। तो उसका कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा? भाई बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है, तो HCO3 माइनस 1 बेस है। बेस क्या करता है? H प्लस एक्सेप्ट करता है। यदि HCO3 माइनस 1 ने H प्लस गेन कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या बना देगा? H2CO3। तो हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HCO3 माइनस 1? तो HCO3 माइनस 1 का कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा? H2CO3 हमारा आंसर होगा। एक ऐसा क्वेश्चन है, क्या CH2 बेस की तरह बिहेव कर सकता है? भाई CH2 कार्बन एक लॉन पेयर है, तो कार्बन के पास लॉन पेयर है, फिर भी वो बेस की तरह बिहेव नहीं कर सकता है, क्योंकि बेस होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन है कि उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो यहां पे देखो CH2 में एक कार्बन के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 4 और ये 2 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 8 नहीं है। तो CH2 में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसीलिए CH2 जो है वो बेस की तरह बिहेव नहीं कर सकता है। अभी तक हमने जो देखा वो सिंपल है भाई, कि बेस की तरह कौन बिहेव कर सकता है, बेस की तरह कौन एक्ट कर सकता है।
ये आपको अच्छी तरह पहले समझ में आ जाना चाहिए कि बेस की तरह न्यूट्रल मॉलिक्यूल या नेगेटिव स्पीसीज जिसके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और एक्स्ट्रा लॉन पेयर होनी चाहिए, तो वो बेस की तरह बिहेव कर सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्केल फॉर मेजरमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब हमको बेसिक स्ट्रेंथ देखना है, तो हम क्या देखते हैं, देखो पहले बता देता हूं, एक पॉइंट देख लेते हैं थियरी। RnH2 और H2O ये बेस की तरह बिहेव करेगा और H2O एसिड की तरह बिहेव करेगा। भाई RnH2 अमाइन जो है वो बेस की तरह बिहेव करेगा, मतलब वो H प्लस गेन करेगा, और H2O एसिड की तरह बिहेव करेगा, मतलब वो H प्लस रिलीज करेगा। RnH2 अमाइन H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनता है, RnH3 प्लस, और H2O H प्लस रिलीज करता है तो उससे क्या बनता है, OH माइनस। तो जो बेस है वो H प्लस एक्सेप्ट करता है तो बेस का बनता है कॉन्जुगेट एसिड। एसिड H प्लस रिलीज करता है तो उसका क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस। ये रिएक्शन के लिए यदि मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहूं, तो ये रिएक्शन के लिए यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। H2O जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, H2O वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसीलिए इसका कॉन्सेंट्रेशन नियरली इक्वल रहता है, उसमें बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम मान लेंगे कि H2O का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब सारे कांस्टेंट को एक साइड कर लेते हैं तो क्या होता है कि इक्विलिब्रियम H2O का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट यहां पे आ गया, RnH3 प्लस OH माइनस R, तो K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, H2O कांस्टेंट, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट को कोई अनदर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरा नया कांस्टेंट मिलता है, तो हम लिखते हैं यहां पे केबी। केबी क्या है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। केबी क्या है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो केबी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसे, केबी इज इक्वल टू RnH3 प्लस OH माइनस RnH2। इस फॉर्मूला को देखो तो आपको पता चलेगा यदि OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ केबी क्या होगा, इंक्रीज। जब जब वैल्यू ऑफ केबी इंक्रीज होती है तो हम बोलेंगे बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। तो जैसे जैसे केबी की वैल्यू बढ़ती जाएगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू, आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, इसकी केबी की वैल्यू आपको गिवन होगी, मान लो X Y Z W, 4 सब्सटेंस है, केबी की वैल्यू उसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3, उसकी 4, और आपको पूछ लिया जाए कि X Y Z W को बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज कीजिए, तो आपको याद रखना है इफ वैल्यू ऑफ केबी इंक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो अब तो बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी X के कंपैरिजन में Y, Y के कंपैरिजन में Z, Z के कंपैरिजन में W की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो केबी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, केबी का ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते बेसिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर मिल जाएगा। आपने पढ़ा होगा आयोनिक में केबी बढ़ता है तो पी केबी क्या होगा, डिक्रीज। तो इफ वैल्यू ऑफ पी केबी डिक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ
इंक्रीज। यदि पीकेबी की वैल्यू कम हो रही है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रहेगी, बढ़ेगी। यदि आपको एक दूसरा क्वेश्चन दिया है EFGH, इसकी पीबीए की वैल्यू दी है पीकेबी 4 3 2 1। जैसे जैसे पीकेबी की वैल्यू कम होती जाएगी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ देखो तो आपको ये क्या याद रखना है यहां से, इफ वैल्यू ऑफ केबी इंक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ पीकेबी डिक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। यहां के बेस पे आपको एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है, तो ये नोट करके रखना। चलो, यदि हमको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो पहली चीज याद रखना, इफ टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर इंक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। जिसकी लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, जिसकी लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, उसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा। दूसरी तरीके से भी याद रख सकते हो, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, ये अकॉर्डिंग टू लुईस बेस है भाई, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रोंस्टेड प्रिंसिपल सोचो तो जिसकी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो पहली चीज याद रखना, जिसकी लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, जिसकी प्रोटॉन H+ एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। और याद रखना एक दूसरा भी एक चीज है, तो पहली एक चीज हुई टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन एक्सेप्टिंग। थर्ड पॉइंट देखो, ये बी एक कोई एक बेस है, वो H+ एक्सेप्ट कर लेता है, तो बेस H+ एक्सेप्ट करके कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। यदि ये जो कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है ये स्टेबल होगा, ये जो कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है वो जितना स्टेबल होगा तो बेस उनमें से झड़प से स्पीड से कॉन्जुगेट एसिड बना लेगा। क्योंकि भाई सबको स्टेबिलिटी ऑब्टेन करनी है, यदि कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो बेस स्पीडली H+ एक्सेप्ट कर देगा और कॉन्जुगेट एसिड बना देता। तो यार स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड इंक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, वैल्यू ऑफ Kb इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ pKb डिक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। तो इतना पॉइंट बेस के लिए याद करना है। 5 पॉइंट हुए ऐसे तो। पहला पॉइंट, लॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। सेकंड पॉइंट, H+ प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की जिसकी टेंडेंसी ज्यादा उसके बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। थर्ड पॉइंट, जिसकी कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। वैल्यू ऑफ Kb इंक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ pKb डिक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। चलो देखते हैं हाउ टू कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। तो यहां से जो आपको एमसीक्यू कंपटीशन एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो सॉल्व करने का तरीका देखो। तो पहले स्टेप 1 क्या करना है आपको, जब भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करो तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन डोनर एटम है ना वो आइडेंटिफाई करना है कि जो ऑप्शन दिया गया है उसमें इलेक्ट्रॉन डोनर एटम कौन है, मतलब कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो एटम विच हैव नेगेटिव चार्ज और लॉन पेयर। तो जिसके पास लॉन पेयर होगा, जो इसका नेगेटिव चार्ज होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है।
हमको 4 ऑप्शन दिया है, तो चारों में पहले कौन सिलेक्ट कर दो कि इलेक्ट्रॉन डोनर एटम कौन है। फिर देखो कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर में ना वो पीरियड से बिलोंग करता है, सेम पीरियड से बिलोंग करता है या सेम ग्रुप से बिलोंग करता है। यदि सेम पीरियड से बिलोंग करता है, फिर हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा उसका मीनिंग क्या है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। यदि इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो जाने देगा, नहीं जाने देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, उसकी केबी की वैल्यू कम हो जाएगी, उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। तो याद रखना किसी भी पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। चलो, यदि डोनर एटम किसी ग्रुप से बिलोंग करता है और हम टॉप से बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे जाने से हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था साइज बढ़ जाएगी। यदि साइज बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा डिस्पर्स हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्सन है वो कम हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। यदि इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्सिटी कम हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो केबी कम होता जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो याद रखना किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हम टॉप टू बॉटम जाते तो याद रखना बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन में पूछ लिया जाए, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बेसिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो या बेसिक स्ट्रेंथ में डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो सबसे पहले वो देखना है कि उसमें जो डोनर एटम है वो डोनर एटम कौन है, फिर उसके बेस पे हम सिलेक्ट करेंगे। चलो यहां पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन NH3 और PH3। तो NH3 में डोनर एटम है नाइट्रोजन, PH3 में डोनर एटम है फॉस्फोरस। भाई ये सब कुछ हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया हुआ है कि कौन, लुईस डॉट स्ट्रक्चर देख के आपको पता चल जाएगा किसके पास लॉन पेयर है। तो NH3 में नाइट्रोजन के पास है लॉन पेयर, तो नाइट्रोजन डोनर एटम है फॉस्फोरस। अब पीरियोडिक टेबल से याद करो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों 15 ग्रुप के एलिमेंट है, ऊपर से नीचे जाने से बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो NH3 के कंपैरिजन में फॉस्फोरस की बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी। बोलो यहां पे कुछ डाउट, मतलब NH3 की ज्यादा होगी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखो H2O में डोनर एटम कौन है भाई, ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन H, ऑक्सीजन 16 ग्रुप का एलिमेंट है तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, तो ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है तो ऑक्सीजन डोनर एटम। NH3 में नाइट्रोजन डोनर एटम, H2S में सल्फर डोनर एटम, सल्फर H, सेंट्रल एटम सल्फर है। सल्फर कौन से ग्रुप का है, 16 ग्रुप का एलिमेंट है, तो उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, 1 2 3 4 5 6, तो सल्फर के पास लॉन पेयर है तो सल्फर डोनर एटम है, तो यहां पे सल्फर डोनर एटम, यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे ऑक्सीजन। CH4, भाई CH4 में सेंट्रल एटम कार्बन है, उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर इस तरह है। कार्बन कौन से ग्रुप का है, 14 ग्रुप का है, तो उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हो गए भाई, तो इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन लॉन पेयर नहीं है, तो CH4 बेस ही नहीं है, तो सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ CH4 की हो, सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, CH4। अब यहां पे देखो डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, तो जो सल्फर होता है वो चलो 16 ग्रुप में है,
नाइट्रोजन 15 ग्रुप में, ऑक्सीजन और सल्फर 16 ग्रुप में। किसी भी पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो NH3 की ज्यादा होगी कंपेयर टू H2O। तो सबसे ज्यादा होगी NH3, उससे कम होगा H2O। H2S नीचे, ऊपर से नीचे जाने से बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये दोनों की कंपैरिजन में सल्फर की कम होगी डोनर एटम, तो H2S। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा कि NH3 की सबसे ज्यादा, उससे कम होगा H2O, उससे कम होगा H2S, इससे कम होगा CH4। तो समझ में आ गया, जब भी आपको बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है, डोनर एटम कौन है वो देखना है, फिर डोनर एटम सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं या सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो देख लो। उसके बाद आप कंपेयर करके बता सकते हो कि क्या आंसर होगा। तो देखो, ये जो क्वेश्चन पूछ लिया है उसमें डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन है, यहां पे फ्लोरीन है, यहां पे ऑक्सीजन है। देखो ये CH3 माइनस है ना, उसमें कार्बन के पास लॉन पेयर है और ऑक्टेट भी कंप्लीट हो चुका है। ये कार्बन एटम भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। यहां पे डोनर एटम है सल्फर, यहां पे Br और यहां पे I माइनस। अब हमको ये डोनर एटम नाइट्रोजन जो है वो 15 ग्रुप का है, F-1 है, वो 17 पीरियड का है, 17 ग्रुप का है और सेकंड पीरियड का। ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन है 16 ग्रुप का। ऑक्सीजन का कार्बन जो है वो 14 ग्रुप का है, सल्फर जो है वो 16 ग्रुप का है, लेकिन थर्ड पीरियड में है। Br है वो भी FCl यहां पे होता है, Br यहां पे आएगा और I यहां पे आएगा, उससे भी नीचे। ठीक है, चलो अभी हमारे लिए Cl तो है नहीं भाई। चलो अब देखते हैं, तो हमारे जो कंपाउंड दिए थे उसमें हम डोनर एटम देखे तो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, Br। तो किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। ऊपर से नीचे आएंगे तब भी बेसिक स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। तो बताओ सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कार्बन वाले की किसकी होगी, CH3 माइनस। किसकी होगी, CH3 माइनस। उसके बाद किसकी होगी, नाइट्रोजन। उसके बाद किसकी होगी, ऑक्सीजन। उससे के बाद किसकी होगी, फ्लोरीन, F माइनस। उसके बाद किसकी होगी, S वाले की, SH। उससे कम किसकी होगी, Br माइनस। उससे कम किसकी होगी, I माइनस। बोलो बात समझ में आ रही है? तो देखो ये क्वेश्चन और इसके बारे में सोचो, ये 5th क्वेश्चन जो लिखा है उसके बारे में सोचो। हेलो, चलो आ जाओ यहां पे। तो अब दूसरा एक क्वेश्चन ये है, उसमें हम देखो तो CH3 तो जो CH3 है उसमें देखो तो एक कार्बन के पास ACH3 बॉन्ड, कार्बन ACH3। तो एक कार्बन के पास, कार्बन कौन से ग्रुप का है, 14 ग्रुप का है। ये 14 ग्रुप का है कार्बन के पास, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो कार्बन के पास लॉन पेयर नहीं है। यदि लॉन पेयर ही नहीं है इस कार्बन के पास तो बेस ही नहीं है, मतलब सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ इसकी होगी।
यहां पे डोनर एटम कौन है भाई? ऑक्सीजन। यहां पे कौन है? सल्फर। और यहां पे डोनर एटम कौन है? फ्लोरीन। ठीक है, तो बताओ, उसको मैं नंबर देता हूं 1, इसको नंबर देता हूं 2, इसको नंबर देता हूं 3, इसको नंबर देता हूं 4। तो ये तो बेस है ही नहीं भाई, ये तो निकल ही गया हमारे ऑर्डर से, सबसे कम उसका बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। यदि एमसीक्यू में आपको इससे पता चल जाएगा ना, तो 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आप इसी की तरह मिल जाएंगे भाई आपको, कि सबसे कम ये है बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि ये बेस ही नहीं है। चलो, इसमें ऑक्सीजन है 16 ग्रुप का, दूसरा है सल्फर, वो भी 16 ग्रुप का है, लेकिन ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है, सल्फर थर्ड पीरियड का, और फ्लोरीन है वो 17 ग्रुप का यहां पे। तो बोलो, ऑक्सीजन और सल्फर किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो कम होगा बेसिक स्ट्रेंथ, इससे कम होगा। तो सबसे कम किसका होगा? ओ वाला। नहीं, हमारे हिसाब से एक फर्स्ट वाला सबसे कम, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रेंथ है ही नहीं भाई, बेस ही नहीं है। ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये जो कंपाउंड है फर्स्ट कंपाउंड, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम है भाई। और जो ऑक्सीजन वाला है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है CH3OH सेकंड वाले की। CH3OH उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। उसके बाद कौन सा है? F वाला, फोर्थ कंपाउंड, उससे कम भाई, उससे कम किसकी होगी? ऑक्सीजन वाले सबसे ज्यादा, उसके कम F, उससे कम भाई वो सल्फर वाला है, वो एरा CH3SH, और सबसे कम है CH3 की बेसिक, क्योंकि वो तो बेस ही नहीं है। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है आपको भाई। चलो, इसमें देखते हैं। इसमें देखो, डोनर एटम कौन है भाई? कार्बन। यहां पे भी डोनर एटम कौन है? कार्बन। यहां पे भी डोनर एटम कौन है? कार्बन। नेगेटिव चार्ज है, तो भाई सब में डोनर एटम तो सेम ही है। अभी तक क्या होता था? डोनर एटम डिफरेंट डिफरेंट था। तो हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है, इस तरह देख लिया था। अब सब में डोनर एटम तो सेम ही है, कार्बन, तो हम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। तो इसके लिए हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। इसमें भाई देखो कौन सा हाइब्रिडेशन हो रहा है? तो CH2, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज, CH3 CH2, इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन हो रहा है? तो 3 सिंगल बॉन्ड और एक लॉन पेयर, 4 है, तो sp3 हाइब्रिडेशन हो रहा है। यहां पे देखो तो 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक लॉन पेयर, मतलब 3, मतलब कौन सा हो रहा है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और यहां पे एक सिग्मा बॉन्ड और एक लॉन पेयर, 2, मतलब कौन सा हो रहा है? sp हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले यदि सेम एटम है, डोनर एटम सेम निकला, कार्बन कार्बन कार्बन, डोनर एटम सेम है भाई, तो हम उसका क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन निकाल दिया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp। हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ाई की थी, इफ परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। चलो, sp3 में परसेंटेज s कैरेक्टर कितना है भाई? 4 में से एक s है, 25। sp2 में 3 में से एक s है, तो 33.35। sp में 50%, 2 में से एक है, मतलब s कैरेक्टर इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा, तो डोनेशन करने की टेंडेंसी कम होगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो इफ परसेंटेज s कैरेक्टर इंक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ, परसेंटेज s कैरेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, तो बेसिक स्ट्रेंथ
इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो बोलो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा? यहाँ पे sp 50% है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होने से 33% है, यहाँ पे sp3 से 25, तो यहाँ पे s कैरेक्टर सबसे कम है, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो सबसे ज्यादा होगी। बोलो इसमें कुछ डाउट है? इसमें बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो आपको देखो पहले क्या करना है भाई, बेसिसिटी चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करना है तो बेसिक स्ट्रेंथ। सबसे पहले डोनर एटम चेक कर लो कि जो डोनर एटम है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो अलोंग द पीरियड है या अलोंग द ग्रुप, वो चेक कर लो। उसके बाद आप वो चेक करो कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाए तो। चलो अब आगे देखते हैं। इफ इलेक्ट्रॉन डोनर एटम इज सेम, भाई यदि इलेक्ट्रॉन डोनर एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर एटम सेम हो जाए, तो आपको कंपेयर करना है डीलोकेलाइजेशन ऑफ लॉन पेयर। जो लॉन पेयर है या जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकेलाइज है कि नहीं। जितना डीलोकेलाइजेशन होगा उतनी उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। बात समझो, यदि इस हाथ के पास ही इलेक्ट्रॉन है तो जब आए तब दे दो, ये रेडी है आप दे लो, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से चली जाए तो कोई यहां उसको लेने के लिए तो डोनेट नहीं कर सकता है। तो जहां पे डीलोकेलाइजेशन हो, यहां से घूमता रहता हो इलेक्ट्रॉन, तो जब यहां पे होगा तो वो डोनेट नहीं कर पाएगा। लोकेलाइज होगा, इस हाथ में ही इलेक्ट्रॉन पेयर है तो जब आए उसके हाथ से ले जा सकते हैं। तो यदि लोकेलाइज लॉन पेयर हो तो इजीली डोनेट कर सकता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। यदि डीलोकेलाइजेशन होगा, जितना डीलोकेलाइजेशन होगा उतनी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती जाती है। तो याद रखना, मोर डीलोकेलाइजेशन ऑफ द लॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज ऑन डोनर एटम, जितना डोनर एटम के पास डीलोकेलाइजेशन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन पेयर का, वो उसकी टेंडेंसी डोनेट करने की कम होती जाएगी, केबी की वैल्यू कम होती जाएगी, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी। तो आपको पहले देखना है डोनर एटम कौन है। यदि डोनर एटम सेम है तो आप क्या कर लो, इसका डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, लोकेलाइजेशन हो रहा है, रेजोनेंस के बेस पे आपको डिसाइड करना है। जिसमें रेजोनेंस हो रहा है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, डीलोकेलाइजेशन है, तो डोनेट करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। उसके बेस पे सम क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे है। चलो कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो यहां पे नाइट्रोजन पे डॉन पेयर है, यहां पे भी नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, और यहां पे नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है। तो यहां पे जो नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है ना वो लोकेलाइज है। अब यहां पे जो नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है ना वहां पे कॉन्जुगेशन है, देखो तो लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहां पे कॉन्जुगेशन हो सकता है, यहां से यहां जाएगा, यहां से बाहर यहां, तो यहां पे जो है वो डीलोकेलाइज है। तो लोकेलाइज के कंपैरिजन में डीलोकेलाइज की बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। अब यहां पे देखते हैं, ये दोनों की कंपैरिजन करो तो यहां पे भी नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन के पास जो लॉन पेयर है वो डीलोकेलाइज है। तो यहां भी नाइट्रोजन डीलोकेलाइज है, यहां पे नाइट्रोजन डीलोकेलाइज, लेकिन यहां पे ज्यादा कॉन्जुगेशन है, ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। देखो आपको देखना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो यहां पे जो इस तरह 3 पाई बॉन्ड से शो कर लिया, तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, यहां से यहां जाएगा, तो हम सब कुछ हमने पढ़ा लिया है आपको पहले। तो उसके ज्यादा डीलोकेलाइजेशन यहां पे जा हो रहा है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो हमारा आंसर ये हो गया। चलो यहां पे देखते हैं, यहां पे जो सेकंड इक्वेशन देख रहे हैं एनिलीन है। भाई एनिलीन में ये जो नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है वो डीलोकेलाइज है, रेजोनेंस हो रहा है,
अब देखो हमने रेजोनेंस में आपको पढ़ाया हुआ था 11th में कि जो पायरिडीन है उसमें यहां पे नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, लेकिन वही नाइट्रोजन पे देखो यहां पे डबल बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है। तो जो नाइट्रोजन, यदि भूल गए वो याद रखना, यदि कोई पायरिडीन में यहां पे नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, नहीं कोई एटम के पास लॉन पेयर है लेकिन वही एटम पे पाई बॉन्ड भी है, तो वो लॉन पेयर में रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगी, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगी। मतलब ये लॉन पेयर जो है मतलब यहां पे जो लॉन पेयर है वो लोकेलाइज लॉन पेयर है। यदि लोकेलाइज है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिलीन में यहां पे नाइट्रोजन के पास जो लॉन पेयर है वो लोकेलाइज डीलोकेलाइज है। अब देखो यहां पे जो नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है ये बेंजाइल अमाइन, ये था एनिलीन। अब देखो बेंजाइल अमाइन में नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, यहां पे कॉन्जुगेशन नहीं है। कॉन्जुगेशन क्या होता है? लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो यहां पे कॉन्जुगेशन नहीं है, मतलब यहां पे ये नाइट्रोजन के पास जो लॉन पेयर है वो लॉन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, मतलब ए लोकेलाइज है। तो ए इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, मतलब उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, लेकिन वो देखो तो कॉन्जुगेशन है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो यहां पे कॉन्जुगेशन होने से ये नाइट्रोजन के पास जो लॉन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकती है, मतलब वो ए डीलोकेलाइज है। लेकिन देखो यहां पे जो नाइट्रोजन के पास जो लॉन पेयर है उसके पास कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, मतलब यहां पे रेजोनेंस नहीं हो सकता है। मतलब यहां पे जो नाइट्रोजन पे जो लॉन पेयर है वो लोकेलाइज है। ये नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर लोकेलाइज है, डीलोकेलाइज है, डीलोकेलाइज होती है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पे ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है और यहां पे कुछ कॉन्जुगेशन नहीं है, मतलब ए है डीलोकेलाइज। सॉरी, लोकेलाइज है भाई। लॉन पेयर कॉन्जुगेशन नहीं होगा मतलब रेजोनेंस नहीं होगा, मतलब ए जो लॉन पेयर है वो लोकेलाइज। यहां पे देखो इसमें फिनोक्साइड आयन है, हमने पढ़ा था यहां पे फिनॉल में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उसके रेजोनेंस में पढ़ा था 11th में। तो यहां पे ये जो लॉन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब ये डीलोकेलाइज है। तो लोकेलाइज के कंपैरिजन में डीलोकेलाइज की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। तो यहां पे बेसिक स्ट्रेंथ होगा, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, हमने 11 में पढ़ाया था। इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से आप देखेंगे एक ऑर्थो वाला पोजीशन है, पैरा वाला पोजीशन है, ऑर्थो वाला पोजीशन। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहां पे नेगेटिव चार्ज आता है, कार्बन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज आता है। तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन है। यहां पे देखो तो यहां पे भी इस स्ट्रक्चर में भी देखो ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है भाई, ये भी देखो कॉन्जुगेशन हो रहा है, लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहां से बाहर आ जाए तो ऐसा। तो यहां पे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन यहां पे हमने रेजोनेंस में पढ़ा था 11th में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, यहां से करो यहां से करो, दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। तो याद रखना
नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करता है। 11th में रेजोनेंस में पढ़ाया था कि यहां पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहां पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन इक्विवेलेंट है, तो मानेंगे यहां पे डीलोकेलाइजेशन ज्यादा हो रहा है। तो यहां पे यदि डीलोकेलाइजेशन ज्यादा हो रहा है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। ये तभी आप कर पाएंगे यदि 11th में आपने रेजोनेंस अच्छी तरह पढ़ा होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। नहीं तो अभी याद रखना कि यहां पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहा है, इसीलिए इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहा है तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं है। यदि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। चलो यहां पे देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया है भाई, अच्छी तरह समझना है। यहां पे आपको एक स्ट्रक्चर दिया है, एक आर पॉइंट दिया है, यहां पे एक क्यू पॉइंट दिया है और एक पी पॉइंट। तो आर, क्यू और पी में इसमें बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो देखो यहां पे फोकस करो, यहां पे जो लॉन पेयर है वो कार्बन पे पाई बॉन्ड भी है। मैंने बात किया था, अभी पायरिडीन में भी बात किया था, यदि जिसके पास लॉन पेयर है और पाई बॉन्ड है तो वो लोकेलाइज होगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ए आर पॉइंट पे जो लॉन पेयर है वो लोकेलाइज है। यहां पे देखो ए ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है, सॉरी ए इस पॉइंट पे लॉन पेयर है, लेकिन वहां पे कॉन्जुगेशन है। देखो तो लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहां पे है। यहां पे भी ये देखो लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब यहां पे 2 साइड कॉन्जुगेशन हो रहा है। मतलब इस तरह भी रेजोनेंस हो सकता है और इस तरह भी रेजोनेंस हो सकता है। चलो एक कार्बन पे लॉन पेयर है, यहां देखो तो लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहां पे भी रेजोनेंस हो सकता है, मतलब यहां पे भी डीलोकेलाइज है। लेकिन यहां पे वन साइड ही है भाई, रेजोनेंस हो सकता है। लेकिन यहां पे तो यहां पे भी रेजोनेंस हो सकता है, यहां पे भी मतलब यहां पे डीलोकेलाइजेशन ज्यादा है। यदि डीलोकेलाइजेशन ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो बताओ सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी कम होगी? क्यू की, क्योंकि ये 2 साइड डीलोकेलाइजेशन है। ये सब कुछ हमने पढ़ा था 11th में रेजोनेंस में टॉपिक में। यहां पे वन साइड डीलोकेलाइजेशन हो रहा है तो पी उससे ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि यहां पे इसके कंपैरिजन में, क्यू के कंपैरिजन में पी में डीलोकेलाइजेशन कम है। और ये जो आर पॉइंट है वो लोकेलाइज है, तो यहां पे उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इस तरह के क्वेश्चन एडवांस में आते हैं, तो अच्छी तरह देख लेना वो। अब देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, देखो 1 2 3 4 स्ट्रक्चर आपको दिए गए हैं। ये 4 स्ट्रक्चर को आपको कंपेयर करना है अकॉर्डिंग टू बेसिक स्ट्रेंथ। तो देखो तो यहां पे नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, ये पायरिडीन है, अभी हमने पायरिडीन के बारे में पढ़ा था। नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है और इसके पास पाई बॉन्ड भी है, मतलब ये जो लॉन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगी, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रही है, तो ये लोकेलाइज है। भाई यहां पे देखो तो यहां पे जो नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है वो लोकेलाइज है। यहां पे जो नाइट्रोजन पे पास लॉन पेयर है वो कैसा है? लोकेलाइज। पायरिडीन में, उसमें जो पायरिडीन में नाइट्रोजन के पास जो लॉन पेयर है वो कैसा है? लोकेलाइज। यहां पे देखो तो ए एनिलीन है, यहां पे नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रही है, ये डीलोकेलाइज है। इस स्ट्रक्चर में देखो नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है और यहां पे कॉन्जुगेशन भी है, देखो लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो पायरोल है कंपाउंड, तो पायरोल में भी नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, वो डीलोकेलाइज। देखो तो हमारे पास 4 स्ट्रक्चर दिए हैं, 4 स्ट्रक्चर में से स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 में
लॉन पेयर है वो लोकेलाइज है, और स्ट्रक्चर 3 और 4 में जो लॉन पेयर है वो डीलोकेलाइज है। इससे हमको इतना तो पता चल जाएगा कि जो लोकेलाइज है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो 1 और 2 की बेसिक स्ट्रेंथ 3rd और 4th से ज्यादा होगी। तो आपको 4 ऑप्शन में जो 50-50 हो जाएंगे, 2 गलत आंसर यहां से निकल जाएंगे। अब ये दोनों में कंपैरिजन करना है, एटम भी सेम, लोकेलाइजेशन भी सेम, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालो। यहां पे 2 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लॉन पेयर, 3 हुए ना, तो sp2 हो रहा है, तो s कैरेक्टर 33%। इसमें देखो तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लॉन पेयर है, 4 sp3 हाइब्रिडेशन हो रहा है, तो यहां पे 25% s कैरेक्टर। तो यहां पे 25% s कैरेक्टर है, यहां 33% s कैरेक्टर है। तो हमने पढ़ा था इफ s कैरेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। तो ये दोनों में इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, इसकी ज्यादा, तो हमारा हो जाएगा सेकंड में सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, उससे कम में। तो 2 तो हो गया, सेकंड में ज्यादा उससे कम फर्स्ट पे। अब यहां पे देखना है, दोनों डीलोकेलाइज है। यहां पे देखो तो लॉन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, लॉन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी। तो लॉन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस और ए लॉन पेयर इनमें इन्वॉल्व होने से एरोमेटिसिटी होती है। तो हमने 11th में पढ़ाया था, यदि एरोमेटिसिटी हो रही है तो यहां पे तो ये ज्यादा डीलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएगी, यहां पे ज्यादा डीलोकेलाइजेशन इन्वॉल्व हो जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल, तो नाइट्रोजन तो ये लॉन पेयर डोनेट करेगा ही नहीं, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगी। तो 3rd और 4th में 4th की कम होगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा किसकी होगा, सेकंड, फिर फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। तो इतना देख लो, रिवीजन कर लो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझको व्हाट्सएप कर लेना, ओके। इतना अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, देखो कुछ भी डाउट हो तो पूछ लिया करो। चलो गुड बाय।